Hello friends, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, today we will cover the last part of the motivational theories, that is the contemporary theories. Okay, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं. But before starting the topic, what you have to do, you have to like, share and subscribe the channel so that you don't miss the upcoming topics. Okay, so let's get started. ओके तो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज जो होती हैं उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, उसमें सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करते हैं वो होती है गोल सेटिंग थ्योरी. ओके, गोल सेटिंग थ्योरी जो है किसने दी थी? अगर ये क्वेश्चन फिर से आपका एग्जाम में बनता है तो आपको क्या आंसर देना है. गोल सेटिंग थ्योरी जो दी थी वो दी थी एडविन लॉक ने. ओके, इन्होंने दी थी 1960 में. ओके, तो आपको अभी तक मैंने जितनी थ्योरीज बताई हैं आपको वो जितने भी उसके प्रोपोनेंट्स हैं, मेन प्रोपोनेंट्स हैं, आपको उन सब के नाम याद रखने हैं कि यानी किसने उस थ्योरी को दिया, कब दिया, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना होगा कि उस थ्योरी में बेसिक जो एजम्पशन थे, जो बातें कही गई थी, वो क्या चीज़ें थी. ओके, तो चलिए गोल सेटिंग थ्योरी में देखते हैं कि क्या क्या इसमें आता है. गोल सेटिंग थ्योरी स्टेट्स दैट गोल सेटिंग इज एसेंशियली लिंक्ड टू टास्क परफॉर्मेंस. ठीक है, इसमें क्या करते थे, इसमें जो इंडिविजुअल होता था ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एम्प्लॉयज़ होते थे, उनके लिए क्या किया जाता था, उनके लिए जो है गोल सेट कर दिया जाता था. ठीक है, और उसी के हिसाब से उनकी जो टास्क परफॉर्मेंस क्या की जाती थी, डिफाइन किया जाता था. इट स्टेट्स दैट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट फीडबैक कंट्रीब्यूट टू हायर एंड बेटर टास्क परफॉर्मेंस. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें की बात हो रही है. पहली तो स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स होंगे, फिर अप्रोप्रिएट फीडबैक देना है. ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, हायर एंड बेटर टास्क परफॉर्मेंस होगा. फाइन, तो यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है, उसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक गोल सेट कर दिया. ठीक है, फिर वही गोल जो होता है ना, वो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को खुद ही मोटिवेट करता है सो दैट कि वो क्या करे, वो उस पर हायर और बेटर क्या करे, अपना जो एफर्ट्स डाले. ठीक है, और अच्छा एक टास्क परफॉर्मेंस दे. फाइन, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब हम लोग गोल्स असाइन करते हैं उस एम्प्लॉय को, तो उसके बाद उसको हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट फीडबैक देना ज़रूरी होता है. बिकॉज अगर आप फीडबैक दोगे तभी उसे पता चलेगा कि उसकी कहाँ जो है डिफेक्ट्स आ रहे, कहाँ कमी आ रही है, फिर उसको वो इम्प्रूव कर सकता है. फाइन, फिर इन सिंपल वर्ड्स गोल इंडिकेट एंड गिव डायरेक्शन टू एन एम्प्लॉय. गोल क्या करता है, गोल जो है एम्प्लॉय को डायरेक्शन देता है, उसको बताता है कि उसको किस डायरेक्शन में मूव करना है. फाइन, फिर about what needs to be done and how much efforts are required to put in. ठीक है, एम्प्लॉय को पता चलता है कि भाई अगर ये मेरा गोल है तो उसके लिए क्या करना है और कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कितना एफर्ट्स डालने हैं, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय क्या करता है, फिर उसको डिसाइड करता है. ठीक है, तो बेसिकली गोल सेटिंग में कौन हेल्प करता है, एक एम्प्लॉय को गोल सेटिंग में हेल्प करता है एक मैनेजर. ओके, तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर एम्प्लॉय को एक गोल सेट करता है. गोल सेट करने के लिए वो किसको भी साथ में रखता है, वो एम्प्लॉय को भी साथ में रखता है. ठीक है, एक अचीवेबल गोल क्या करता है, वो उसके सामने रखता है, फिर वही गोल क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और एम्प्लॉय उसमें अपने एफर्ट्स डालता है सो दैट कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और उस गोल को अचीव कर सके. इसके साथ ही साथ जो मैनेजर होता है उसको क्या करना होता है, उसको एक टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को फीडबैक देना होता है सो दैट कि एम्प्लॉय जो है, जो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो गलती हो रही है, एम्प्लॉय उस चीज़ को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके. ओके, फिर अब देखिए गोल सेटिंग में हम लोग 3 इवेंचुअलिटीज़ की बात करते हैं. ठीक है, 3 चीज़ें ऐसी होती है जिसको सर्टेन माना जाता है, ये चीज़ें होनी ही चाहिए. ये कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले इसमें आपका होता है सेल्फ एफिशिएंसी. ठीक है, यहाँ पे आपकी एक चीज़ों की जो है इसमें क्या है कि इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सेल्फ स्पेसिफिसिटी. उसमें क्या होता है कि गोल्स क्या करने होते हैं, उसमें गोल्स जो है ऐसे रखने होते हैं कि जिसको मेज़र किया जा सके. ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ आपका, 2 चीज़ें और जो होती हैं वो ऑब्वियस मानी जाती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं. इसमें आपका क्या आएगा, सेल्फ एफिशिएंसी आएगा. सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज़ अ इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेथ दैट ही हैज़ पोटेंशियल ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क. ठीक है, ये चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल के अंदर खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और एक विश्वास हो कि भाई ठीक है, उसके लिए जो गोल सेट किया गया है, ठीक है ना, उसके लिए जो भी एफर्ट्स डालने हैं, जो भी परफॉर्मेंस देनी है, वो
वो कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो आप उसके सामने कितने भी गोल्स रख दोगे वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो उसको अचीव करना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि गोल की स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, यानी कि गोल कितना मेजर, गोल इतना रखना चाहिए कि जिसको हम लोग मेजर कर सके, फाइन। तो ये हमारा एक चीज़ हो गया जो ऑब्वियस है। फिर ये दो चीज़ें और आती है जिसमें पहले सेल्फ एफिशिएंसी आती है, यानी एम्प्लॉय के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंडिविजुअल के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए खुद पे कि वो ये काम पर्टिकुलरली कर सकता है, ओके। फिर इसके साथ क्या होना चाहिए, गोल कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि इंडिविजुअल इज कमिटेड टू द गोल एंड विल नॉट लीव द गोल, ओके। यानी कि इंडिविजुअल ने के लिए जो गोल सेट हो गया है वो क्या करे, ऐसा ना करे कि उसको छोड़ दे बीच में, ठीक है। उसने जितना गोल सेट किया है अपने लिए तो उसको उसको अचीव करने के लिए उसको चलते रहना है। सपोज कीजिए कि आपने एग्जाम के लिए बना लिया कि मैं जो है 90% मार्क्स लेकर आऊंगा, 90+ लेकर आऊंगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने 2 महीने पढ़ाई की, फिर आप एग्जॉस्टेड हो गए, फिर आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया, लेकिन तो उससे आप कभी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लिए इतना गोल सेट करना है कि भाई अगर आप मान लीजिए अगर 50-60% में पाने वाले हो, ठीक है, तो आपको ऐसा आप सीधे 90-100% तक नहीं कूद सकते, पहले आपको थोड़ा सा बढ़ा के करना चाहिए। जैसे 70-75 आप सोचोगे कि मैं इतना अचीव करूंगा, 80 अचीव करूंगा, और फिर क्या करोगी, फिर ये आपकी गोल स्पेसिफिसिटी हो गई, यानी कि आपने अपने लिए इतना गोल सेट किया कि आप उसको मेजर कर पा रहे हो कि भाई ठीक है 75-80 एवरेज बात है, ठीक है, एक 60% वाले बच्चे के लिए। उसके बाद आप सेल्फ एफिशिएंसी देखिए कि ठीक है मैं क्या इतना कर सकता हूँ, ठीक है, क्या अपने ऊपर विश्वास देखा। उसके बाद आपने गोल कमिटमेंट किया है, ठीक है, यानी कि मुझे पता है कि अगले अगले साल मुझे ये अचीव करना है, तो यानी मुझे पूरे साल भर मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने मेहनत की और फिर मैं थक हार के उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको ये पहले से कमिटमेंट लेके चलनी पड़ेगी कि अगर 12 महीने बाद आपका एग्जाम आ रहा है तो आपको 12 महीने तक पूरी मेहनत अपनी डालनी है, ओके। फिर इसमें सबसे बड़े और क्या पॉइंट्स आते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स गोल स्टिमुलेट रिस्कियर बिहेवियर, ठीक है। अगर जो है अगर गोल्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिस्कियर बिहेवियर को क्या करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी के लिए ऐसे डाल दोगे कि गोल्स जो अचीव करना उसके लिए मुश्किल होगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठा सकता है, और कहीं ना कहीं वो उसमें क्या कर सकता है, वो उसमें रिस्क में भी जा सकता है, फाइन। फिर if the employee lacks skills and competencies to perform actions essential for goal, then the goal setting can fail and lead to undermining of performance, ठीक है। यानी कि हमें ये भी देखना है कि एम्प्लॉय के अंदर वो एक जो ज़रूरी स्किल्स है और कॉम्पिटेंसीज है वो होनी चाहिए, ठीक है, गोल सेटिंग के लिए, ओके। अगर वो नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉय फेल हो जाएगा, और या वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल फेल हो जाएगा, और फिर क्या होगा, वो अपनी ही परफॉर्मेंस को अंडरमाइन करेगा, फाइन। तो यानी कि गलती यहाँ पे क्या हो रही है, गलती भाई अगर आपके अंदर वो स्किल है ही नहीं, ठीक है, आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, तो आपके लिए जबरदस्ती अगर वो गोल सेट कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो आपकी गलती नहीं है, वो गोल गलत सेट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए अगर हम लोग कोई गोल सेट करते हैं तो हमें ये ज़रूरी होता है ध्यान देना कि उसकी स्किल्स और उसकी कॉम्पिटेंसीज उस चीज़ की हो। सपोज करिए कि अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपने सिर्फ बायो पढ़ी है, आपने मैथ्स को कभी हाथ नहीं लगाया, और आपके लिए जो गोल सेट कर दिया गया मैथ्स में सेट कर दिया गया, तो क्या ये पॉसिबल चीज़ है? तो फिर क्या होगा कि आप अपनी ही परफॉर्मेंस को अंडरमाइन करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई क्या है कि आपकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज है ही नहीं उस चीज़ के लिए, फाइन। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या दिया जाए, उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, सो दैट कि वो अपने जो उसने अपना गोल सेट किया है उसको अचीव कर सके, ठीक है। या ऐसा गोल सेट करें कि जो एम्प्लॉय की स्किल और कॉम्पिटेंसी से मैच करता हो, फाइन। तो ये आपकी गोल सेटिंग थ्योरी में था, ठीक है। अभी आपकी इसमें एक दूसरा जो आता है वो होता है कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, ठीक है। ये एक थ्योरी है जो आपकी मोटिवेशन से जुड़ी हुई है। इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, दिस थ्योरी इज डिजाइन टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंसिक्वेंसेस ऑन इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। ये थ्योरी में इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है ना
जो एक्सटर्नल कंसिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, आपके बाहरी जो चीज़ें होती है उनका इंटरनल मोटिवेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, इस चीज़ के बारे में बात की गई है। ओके, इसमें क्या है, स्पेसिफिकली सीईटी यानी कि कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी इज अ सब theory of self determination theory, ठीक है, that focuses on competence and autonomy while examining how intrinsic motivation is affected by external forces in a process known as motivational crowding out। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कहते हैं, ये जो थ्योरी है वो किस पे फोकस कर रही है, ये कॉम्पिटेंस पे फोकस कर रही है और ऑटोनॉमी पे फोकस कर रही है। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि अपने बारे में पता लगाना, यानी कि अपने बारे में चीज़ों को पता लगाना। भाई हम ये देखते हैं कि हम हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या स्किल्स है, ठीक है, और ये जो कैपेबिलिटीज़ और जो स्किल्स होती है ना, ये बेसिकली कैसे डेवलप होती है, ये बाहर की जो एक्सटर्नल कंसिक्वेंसेस होते हैं उसकी वजह से डेवलप होती है। ठीक है, फिर ये क्या करती है, ये जो फोकस करती है आपकी कॉम्पिटेंस और ऑटोनॉमी पे वाइल एग्जामिनिंग, और ये साथ में एग्जामिनिंग क्या कर रही है कि कैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इफेक्ट हो रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस से। ठीक है, और इसमें क्या मोटिवेशनल क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट का क्या मतलब हुआ कि भाई आपके क्या है कि इतनी सारी चीज़ें होती है ना आपके आसपास असर करती है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई आपसे कहता है कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेशनल कई तरीके से आ रहे हैं ना, एक नेगेटिव मोटिवेशन आ रहा है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन आ रहा है। इसी के साथ ही साथ क्या होता है, आपको जो है एक काम कोई कहता है कि आप सही कर रहे हो, दूसरा कहता है कि नहीं आप ये काम गलत कर रहे हो, तो ये मोटिवेशनल क्राउडिंग आउट होता है। यानी इतने सारे ओपिनियंस के बीच में यही जो सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, क्या आपकी विल पावर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फाइन, और इसी के बेस पे क्या बनता है, आपकी कॉम्पिटेंसी और आपकी ऑटोनॉमी बनती है। ओके, फिर the primary implication for CET is that the consequences of reward will be decreased level of intrinsic motivation and satisfaction because the reward is perceived to negatively impact the autonomy and competence of the इंडिविजुअल। ओके, तो इसमें क्या है कि इसका प्राइमरी इम्प्लीकेशन सीईटी का क्या है कि जो रिवॉर्ड होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कम कर देता है। ठीक है, उसको सेटिस्फैक्शन को कम कर देता है, बिकॉज जो रिवॉर्ड क्या परसीव किया जाता है कि वो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, किसको, आपकी ऑटोनॉमी को और आपकी कॉम्पिटेंस को। फिर टेंजिबल रिवॉर्ड्स अंडर मोस्ट कंडीशंस विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपको बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो जैसा आपने देखा होगा ना कि पैसे जब काफ़ी किसी चीज़ पे मिलने लग जाते हैं तो इंसान क्या करता है, कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो ऑनेस्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो इंट्रिंसिक इफेक्ट है वो कम हो गया। ठीक है, उनको क्योंकि उनको बाहर की जो चीज़ें क्या करने लगी, वो बाहर की चीज़ें उनको इफेक्ट करने लगी, तो उनका इंटरनल मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं क्या होता है, कम हो जाता है। वो ज़्यादा रिवॉर्ड के चक्कर में कि भाई ठीक है अगर मैं काम करूं तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो टेंजिबल रिवॉर्ड है, यानी कि जो आपको बाहर से मटेरियलिस्टिक जो प्राइस मिल रहा है, जैसे पैसे मिल रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें मिल रही हैं, ये क्या करती हैं, आपकी मोटिवेशन और इंटरेस्ट को निगेटिवली लेके जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे ये सारी चीज़ें मिलेंगी तभी मैं काम करूँगा, अदरवाइज क्या होगा, आपके अंदर की मोटिवेशन जो होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वो कम हो जाती है। आप खुद से नहीं सोचते कि मैं ये चीज़ करूँ, हर चीज़ में इंसान क्या करता है, जो है ब्राइब लेने की कोशिश करता है। ओके, तो फाइनली ये सिंपली वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल रिवॉर्ड के कारण क्या होता है, इंसान की खुद की इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होती है वो कम हो जाती है, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाता है टेंजिबल रिवॉर्ड पे, और बिना टेंजिबल रिवॉर्ड मिले फिर वो काम किसी काम को नहीं करना चाहता। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस इफेक्ट कर रहे हैं आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। एक्सटर्नल फोर्सेस में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपके रिवॉर्ड्स आ गए, जो मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स होते हैं, यानी टेंजिबल रिवॉर्ड्स होते हैं। ओके, ठीक है, तो
आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करती है, इसमें बताती है कि एक्सटर्नल कंसिक्वेंसेस जो होते हैं वो हमारे इंटरनल मोटिवेशन पे क्या इफेक्ट डालते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपको किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मिलते जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम होने लग जाएगा, वो निगेटिवली इफेक्ट करने लग जाएगा आपकी मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन को, ठीक है ना। कैसे करेगा, आपकी कॉम्पिटेंसी कैसे कम करेगा। आप क्या करोगे, आप जो है अगर आपको बार बार रिवॉर्ड, वही सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो आपको वो जो रिकॉग्निशन और जो आपको तारीफ और अप्रेजल मिलता है ना, आप उस चीज़ से खुश नहीं होगे, आप सिर्फ रिवॉर्ड से खुश होना शुरू हो जाओगे कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे, टेंजिबल रिवॉर्ड्स आपको दिखाई देगा, तभी आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट हो पाओगे और काम को कर पाओगे, ठीक है। आपकी खुद की अंदरूनी जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कम हो जाएगी। फाइन। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ बात करते हैं हम लोग सेल्फ एफिकेसी थ्योरी की। तो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी किसने दी थी, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी दी थी अल्बर्ट बांदुरा ने। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में बनता है तो आपका क्या आंसर होगा, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के लिए ये कौन दिया, ये अल्बर्ट बांदुरा ने दिया। उन्होंने क्या कहा कि सेल्फ एफिकेसी इज अ बिलीफ इन वंस इफेक्टिवनेस। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, बिलीफ होती है खुद के इफेक्टिवनेस में, इन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने में। अल्बर्ट बांदुरा's theory of self efficacy has important implications for the motivation, ठीक है। अल्बर्ट बांदुरा की जो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी थी उसमें जो है मोटिवेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि दिस थ्योरी होल्ड्स दैट पीपल आर लाइकली टू एंगेज इन एक्टिविटीज टू द एक्सटेंट दैट दे परसीव देमसेल्व्स टू बी कॉम्पिटेंट। ओके, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को उस एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए उनको लगता है कि उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, हाई है, ठीक है। जैसे अभी जो आप लोग में एनडीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगा कि आपको भी ये चीज़ लगा ना कि ठीक है, मैं जो है मैं रिसर्च लाइन में जा सकता हूँ और मैं जो है बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटेंसी आपको अपने अंदर फील हुई, आपको लगा कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, तभी आपने अपने आप को उसमें इंगेज किया। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये मतलब ये आपके अंदर एक जो कॉम्पिटेंस था, ठीक है, इसने आपको मोटिवेट किया कि आप इस तरह की एक्टिविटी में इंगेज हो, ठीक है। इसी तरह से सपोज कीजिए कि कोई है जिसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, तो जिस चीज़ों में उसको पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे मेडिकल लाइन में हो गया, सिविल सर्विसेज के लिए हो गया, नेट के एग्जाम में हो गया, तो इस तरह की चीज़ों से वो क्या करेगा, उन चीज़ों से भागेगा, वो दूसरे किसी क्रिएटिव वर्क में जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे उसको अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले और ज़्यादा उसको थियोरेटिकल ना पढ़ना पड़े। फाइन। तो इसी तरह की चीज़ों में वो अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करेगा जिसमें उसको लगता है कि वो उसके हिसाब से उसके अंदर स्किल्स है, कॉम्पिटेंसी है। ओके, फिर इसमें 4 सोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपके सेल्फ एफिकेसी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपका आता है परफॉर्मेंस एकम्प्लिशमेंट। ओके, तो परफॉर्मेंस एकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सपोज कीजिए कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, ओके, अब बार बार उसको दे रहे हो, बार बार दे रहे हो, तो क्या होगा कि अगर आपसे वो क्लियर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा कि आप उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हो, ठीक है। आपके अंदर अभी कहीं ना कहीं कोई स्किल जो है वो नहीं है जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस को एकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हो, यानी उस चीज़ों को अपना 100% कहीं ना कहीं आपको मिसिंग लग रहा है। ओके, तो यहाँ क्योंकि आपको गोल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका सेल्फ एफिकेसी क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया एक बार में, तो आपको लगेगा कि हाँ आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो आप उसी लाइन में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंगेज रखना चाहोगे। ओके, फिर इसी तरह से सीरियस एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे आपकी लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस होते हैं, अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन जो है फेस की और अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपको क्या होगा, आपकी सेल्फ एफिकेसी डाउन होगी। अगली बार आपके सामने वही सिचुएशन आएगी तो आप अपने आप को लेस कॉम्पिटेंट समझोगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की है और अगली बार आपके सामने वैसी कोई सिचुएशन आती है तो अपने आप आपकी जो सेल्फ एफिकेसी होगी वो हाई होगी, अब अपने आप को कॉम्पिटेंट समझोगे और उस सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करोगे। इसी तरह से सोशल परसुएशन बहुत मैटर करता है, यानी जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको कितना परसुएट करते हैं। जैसे कि अगर आपको बार बार कोई बोले कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते, तो एक लेवल होता है कि हमें भी लगता है कि भाई हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पे हमारी सेल्फ एफिकेसी डाउन हो जाती है, बिकॉज हमें लगता है
है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वहीं अगर हमारे पेरेंट्स या कोई हमारे फ्रेंड्स और ये सारे लोग हमें मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम ये चीज़ें कर सकते हो, तुम ये चीज़ें कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस चीज़ का इफेक्ट हमारे पास आता है। हमें लगता है कि ठीक है, हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी है और हम उस चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, फिर इसी तरह से फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट्स बहुत मैटर करते हैं। कि सपोज कीजिए कि अगर आपके अंदर आपके पास इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप फाइनली क्या होगा कि आप कोशिश करोगे कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी को हाई रखो, अपनी सेल्फ एफिकेसी को हाई रखने की कोशिश करोगे और कोई अच्छा एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करोगे सो दैट यू कैन गेट द बेटर जॉब। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डिसाइड करती हैं आपकी सेल्फ एफिकेसी को। ओके, तो आई होप कि आपको सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बेझिझक पूछ लो, और ये सारी जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग ने 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ी है मोटिवेशन के। तो पहला हम लोग ने पढ़ा ट्रेडिशनल थ्योरीज के बारे में, जिसमें हम लोग ने 5 थ्योरीज कवर की थी। फिर उसके बाद हम लोग ने प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 थ्योरीज कवर की थी। और उसके बाद कंटेम्प्रेरी बेस्ड थ्योरीज हम लोग ने पढ़ा, जिसमें हम लोग ने 3 थ्योरीज कवर की। ओके, तो ये बहुत सारी थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, और भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मतलब इसमें आपको पढ़ी जाती हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको वो सारी चीज़ें जो है क्या की बता दी। ओके, अगर दूसरे से भी कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ओके, तो ये लास्ट हमारा और एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि अगर मोटिवेशन को इंक्रीज करना हो तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या जो है स्टेप्स लिए जाते हैं, तो उसके बारे में चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका क्या आता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना हो तो अगर क्या किया जाता है उसमें मैनेजमेंट में के जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उसमें वर्कर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। इसको आप इस टॉपिक को आप डीप में पढ़ोगे जब हम लोग नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन शुरू करेंगे, तो उसमें आप इस टॉपिक को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर होती हैं कि कैसे कैसे जो है पार्टिसिपेट अलग अलग तरीके से वर्कर्स कर सकते हैं मैनेजमेंट के डिसीजंस में। फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको MBO भी कहा जाता है, ये पीटर ड्रकर ने दी थी। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में वही चीज़ होता है कि भाई पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता है, जो हम लोग ने गोल सेटिंग थ्योरी पढ़ी ना, और फिर उसके लिए फिर क्या करते हैं, पाथ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि इसको भाई आप यहाँ पे हो तो आपको ये गोल पाना है, तो आप कैसे उसको अप्रोच करोगे, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है उसको मॉडिफाई करना, यानी कि आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू लोगों का वहाँ जो अप्रोच है उनका मोटिवेशन हाई कर सकते हो, आप उनकी लीडरशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या होगा, उनका मोटिवेशन लेवल आप हाई कर सकते हो। ओके, फिर जॉब को रीडिज़ाइन करके, जॉब रीडिज़ाइनिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो जॉब स्ट्रक्चर होता है, जिस किसी की जॉब प्रोफाइल होती है, जो चीज़ें होती हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसको रीडिज़ाइनिंग करके, क्योंकि जो बहुत बोर्डम और मोनोटोनी क्रिएट करती है उस तरह की जॉब को हटा करके आप इस तरह से कर सकते हो कि हाँ भाई एम्प्लॉय को क्रिएटिव लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, तो वहाँ पे मोटिवेशन लेवल क्या होता है, हाई होता है। फिर इसी तरह से अल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल रख करके, जिस भाई कोई है जो दिन में जॉब नहीं कर सकता, तो आपने उसके लिए शाम का टाइमिंग फ्लेक्सी आवर्स जो है प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्या होता है, ये हेल्प करता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल हाई करने में। ओके, फिर पे को किससे, जॉब परफॉर्मेंस से लिंक कर देना, क्योंकि जो लोग हाई परफॉर्मेंस देते हैं फिर वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और अपना अच्छा इंप्रूवमेंट देने के लिए, अगर उनकी पे को उनकी जॉब परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया जाए। फिर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव करने से, क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ हम लोग ने पहले पढ़ लिया है, आप जो लोग नहीं पढ़ा है वो HRD का जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेरा जो है, ठीक है ना, टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ क्या करता है, एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, बिकॉज अगर उसके आसपास का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है तो वो मोटिवेट होता है अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करके एम्प्लॉय का मोटिवेशनल लेवल हाई कर सकते हैं। ओके, बाकी हम लोग ने जो थ्योरीज पढ़ी वो सारी चीज़ें हैं, तो थ्योरीज से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो आपको क्या करना है, ये सारी थ्योरीज तो एग्जाम में पढ़ के जानी ही जानी, बिकॉज ऐसे मोटिवेशन से मेरे ख्याल से शायद ही ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें मोटिवेशन से क्वेश्चन ना आए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है का जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आता है। ओके, तो आई होप कि आपको
क्लासेस जो हैं वो पसंद आई होंगी, क्लासेस आपको कैसी लगी, तो आप ये क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओगे। फ्रेंड्स, आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोगों को कोई भी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए वो हेल्प करते हैं। और उसके साथ आप लोग क्या करोगे, अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू नो अबाउट द अपकमिंग टॉपिक्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।